तो जो आज हम करने वाले थे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी होती क्या है? तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, किसी एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, किसी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और जो जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करता है उस कंपनी को बोलते हैं हम सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में दैट अदर कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, that other exercise or controls more than one half of the total voting power either at its home or together with one or more its subsidiary companies, or the first mentioned company is a subsidiary of any company which that other subsidiary means holding company क्या होता है, जो कंपनी किसी के अनदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंटेस्टिंग करने में क्या करता है, कंट्रोल करता है, और टोटल वन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो हमारी कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी। और दूसरी कंपनी जिसका करता है उसको वो क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होता है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. Significant influence means control of at least 25% of total voting power or control of or participation in business decision under an agreement. अब हमारा आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी जो बेस्ड ऑन कैपिटल। बेस्ड ऑन कैपिटल मीन्स लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, जो क्या है, हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो सेंसेक्स मार्केट होता है, उसमें एज पर द सेबी गाइडलाइंस क्या होती हैं, वो लिस्टेड होती हैं। और अनलिस्टेड कंपनी क्या होती हैं, जो स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड नहीं होती हैं। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी में। अब आता है अदर कंपनी। अदर कंपनीज में क्या क्या होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी। एज पर सेक्शन 245 ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाई वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, and the section includes a company which is a subsidiary company of such a government company. तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें क्या है 51% और मोर जो पेड अप कैपिटल है वो किसके द्वारा होल्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या एनी स्टेट गवर्नमेंट या एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा अगर वो होल्ड है, तो हमारी वो कंपनी कैसी होगी, गवर्नमेंट कंपनी होगी। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका 51% और मोर होल्ड करती है कोई गवर्नमेंट कंपनी, तो सब्सिडरी कंपनी भी कैसे कंसीडर की जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट आता है फॉरेन कंपनी। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाई इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। कोई भी कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी कब होगी, जिसका क्या रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, फॉरेन में रजिस्टर्ड होगा, और बिजनेस वो कहाँ पर कर रही होगी, इंडिया में कर रही होगी। किस तरीके से कर रही होगी, बाई एनी एजेंट या फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कोई भी बिजनेस कर रही होगी, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर वो रजिस्टर्ड होगी, फॉरेन में होगी। तो ऐसी कंपनी हमारी क्या होगी, फॉरेन कंपनी। अब एक नेक्स्ट टाइप आता है सेक्शन 25 कंपनी। सेक्शन 25 कंपनी बेसिकली क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी जो होती है वो हमारी कैसे होती है, सेक्शन 25 कंपनी। तो सेक्शन 25 कंपनी के पीछे ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी है सेक्शन 25 कंपनी। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2030 deals with the formation of company which are formed to promote the charitable object of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, etc. Such company intend to apply its profits in promoting its objective and prohibiting the payment of any dividend on its member.
एक्चुअली जो कंपनी एक्ट 1956 होता था उसमें इस कंपनी को एनजीओ या नॉन प्रॉफिट कंपनीज को क्या बोलते थे हम, सेक्शन 25 कंपनी बोलते थे। अब एज पर न्यू अमेंडमेंट लॉ कंपनीज एक्ट 2013 पे क्या हो गया, ये सेक्शन 8 कंपनीज हो गई। ये वो कंपनी होती है जब हम क्या है कभी सोसाइटी में किसी चैरिटेबल काम को करने के लिए, चैरिटेबल काम मीन्स किसी कॉमर्स को प्रमोट, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट या एजुकेशन या रिसर्च पर्पज या कोई भी सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज है, रिलीजन बेस्ड है या कोई चैरिटी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस तरह की पर्पज के लिए कोई भी कंपनी बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनीज और कंपनी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किन कंपनियों को लाइसेंस इशू किया जाएगा एज पर एनपीओ, नॉट प्रॉफिट, एनजीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट कंपनीज। द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू द लाइसेंस, दिस सेक्शन अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज पर कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम by issuing license on such condition as it deems fit. The registrar shall on application register such person or association of person as a company under this section. एक्चुअली जो कंपनियां होती हैं एनपीओ, एनजीओ या जो भी नॉन प्रॉफिट कंपनियां होती हैं उनके आगे क्या एक उनको छूट दी जाती है कि वो अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए क्या करती है सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या करती है लाइसेंस इशू करती है अगर उसको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को लगता है कि हाँ इनका पर्पज सही है, इनका मोटिव सही है और इसी कैटेगरी के अंडर में आता है, तो इनको ये चीज़ दिया जाता है कि वो अपनी कंपनी के नेम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना लगा के क्या लगाएं, एनजीओ या एनपीओ। अब हम बात करते हैं कि जो एनपीओ होते हैं, सेक्शन 8 कंपनियां होती हैं, इनको क्या क्या प्रिविलेज मिलती हैं और क्या क्या इनको होता है। तो इनको क्या होता है, प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड कंपनी, ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय द सेम प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। अगर ये कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है तो इनको एक लिमिटेड कंपनी की प्रिविलेज भी मिलती है, जो प्रिविलेज लिमिटेड कंपनी को मिलती हैं वो इनको सेक्शन 8 कंपनीज को मिलती हैं। एक फर्म में भी ए मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, एक कोई फर्म भी है इनका मेंबर हो सकता है, जो सेक्शन 8 कंपनी है इनकी कोई फर्म भी एक मेंबर हो सकती है। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, A company registered under this section 8 shall not alter the provision of its memorandum and article except with the previous approval of the central government. जो सेक्शन 8 कंपनियां हैं वो क्या है, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर नहीं कर सकती जब तक क्या नहीं कर लेती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले लेती, इसके लिए अप्रूवल नहीं ले लेती, तब तक वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर नहीं कर सकती हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट क्या कंपनी होती है, वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड इन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सच ए कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी may make an application to the registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company। क्या होता है, here a company formed registered under the Companies Act 2013 for a future project, मीन्स कोई कंपनी है, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है और कंपनी उसके लिए रजिस्टर होती है टू होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जैसे जनरली क्या होता है, कोई पेटेंट वगैरह किसी कंपनी को क्रिएट करना होता है या कोई गुडविल बेस्ड कोई इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट करनी होती है, तो वहाँ पे कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है, लेकिन कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट होता है और उसके लिए कोई कंपनी फॉर्म की जाती है, तो सच ए कंपनी बेसिकली तो इसका बिजनेस इनएक्टिव इन द मोड होता है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज की यहाँ ये कंपनी रजिस्टर हो चुकी होती है, तो इसको हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी, मतलब ये सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, ठीक है ना। तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, प्रोजेक्ट आगे जब वर्क होता है, तभी वो कंपनी क्या होती है, एक्टिव होती है, और जब तक वो प्रोजेक्ट हो नहीं जाता है तब तक वो क्या रहती है, इनएक्टिव मोड में रहती है। अब यहाँ पे आता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस बाय ए कंपनी टू द रजिस्ट्रार, पेमेंट्स मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, allotment of shares to fulfill the requirement of this act and
पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। इसके अलावा जो भी है वो क्या होता है, सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। दैट मीन्स ये तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के खर्चे तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आते हैं। बेसिकली ये वो कंपनियां होती हैं जब कोई क्या इन्वेंशन वगैरह करने के पर्पज से प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनियां बनाई जाती हैं तो उन कंपनी को हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। वो इनिशियल में अपना कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करती हैं, लेकिन वो क्या है, एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होता है, एज पर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, कॉस्ट कटिंग एंड सेविंग अमंग इट्स। क्या होता है क्या, तो ये तो किसी का नाम है सर, निधि किस तो निधि कंपनियां क्या होती हैं जो अपने मेंबर्स में क्या सेविंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए और रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली। एक्चुअली ये क्या करती हैं, अपने मेंबर से डिपॉजिट करती हैं और मेंबर्स को आफ्टर द इंटरवल में अगर मेंबर्स को किसी को लेंडिंग की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, तो उसे लोन प्रोवाइड करती हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट एंड विच कंप्लाइज with such rules as per prescribed by the central government for regulation of such class of companies। एक्चुअली ये कंपनियां क्या होती है, एक अपना मेंबर बेस बनाती हैं और वो मेंबर बेस का पर्पज ये होता है कि वो आपस में अपना म्यूचुअल बेनिफिट देखेंगे। जैसे क्या है, वो छोटी छोटी अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे और कभी भी उन्हीं मेंबर्स में से किसी को लेंडिंग की ज़रूरत होती है तो वो प्री डिस्काउंट रेट पे उसको क्या करेंगे, लेंडिंग करेंगे। तो उससे क्या होगा कि कभी किसी पर्सन या मेंबर को लेंडिंग की ज़रूरत होती है तो उसकी जो म्यूचुअल बेनिफिट होगा वो फुलफिल हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर टू बी रिगार्डेड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो जनरली क्या आता है, फाइनेंस सेक्टर्स में वर्किंग होते हैं। जैसे द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। तो ये हमारा क्या हो गया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IDFC हो गया, ठीक है ना। स्पेसिफाइड कंपनी रेफर टू इन द यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया UTI हो गया। ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग री अपील एक्ट 2002। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4A सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 so re-appealed under section 465 of this act. This act means the Companies Act 2013. Such other institution as may be notified by the central government in consultation with the Reserve Bank of India. कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है और वो क्या करता है, फाइनेंस में वर्क करता है, फाइनेंस सेक्टर में वर्क करता है, वो हमारा क्या होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज पूरा कंप्लीट हो गया। द कंपनीज एक्ट में जो भी टाइप्स ऑफ कंपनीज थे वो सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज आपके कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट हमारा रहेगा इसके रेगुलेशन से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन से रिलेटेड, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मोस्टली आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो उसे बताए, ठीक है।